नमस्कार साथियों, पल्लवी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं आज सीटेट की परीक्षा के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। इस श्रृंखला में अपनी 3 वीडियो हो चुकी थी, आज अपनी चौथी वीडियो है। जिन्होंने 3 वीडियो नहीं देखी हैं वो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनकी आप जाकर दे सकते हैं। और साथ में EVS की कक्षाओं की 7 वीडियो हो चुकी हैं, वो भी आप साथ के साथ देखते रहें, जिससे आपकी परीक्षा की अच्छी से अच्छी तैयारी हो सके। अब चलते हैं हम बिना किसी टाइम ख़राब किए हुए अपने प्रश्नों की तरफ। तो देखिए, पहला प्रश्न है अपने पास, अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान महत्वपूर्ण है क्योंकि। जो एक अध्यापक है उसके लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान महत्वपूर्ण है, वो क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए अपने ऑप्शंस में क्या क्या दे रखा है। उसको शिक्षा मनोविज्ञान में निहित सिद्धांतों को अपनी शिक्षण कार्य में प्रयोग करना। अगला देखिए, वह कक्ष में शिक्षण करते समय अधिगमकर्ताओं के बीच वैयक्तिक भिन्नता का कोई विचार नहीं करता है। आगे देखिए, शिक्षण व्यवसाय में मानवीय विकास के नियमों का कोई स्थान नहीं है। आगे देखिए, उसके शिक्षण व्यवसाय का अधिगम प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर जो अपना राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उसको शिक्षा मनोविज्ञान में निहित सिद्धांतों को अपने शिक्षण कार्य में प्रयोग करना। जो एक अध्यापक होता है उसके लिए शिक्षा मनोविज्ञान इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो है जब शिक्षण का कार्य करवाता है तो उसमें जो शिक्षा मनोविज्ञान के निहित सिद्धांत होते हैं उन सब का वो उसमें क्या कर सकता है, आसानी से प्रयोग करके वह अधिगमकर्ताओं को अच्छी से अच्छी शिक्षण कार्य वो अच्छे से अच्छे करा सकते और बच्चे आसानी से क्या करें, उसको सीख सकें। आगे देखिए, एक प्रभावी शिक्षक अपने अधिगमकर्ताओं को सामूहिक क्रियाओं में सम्मिलित करते हैं क्योंकि इससे सीखना सुगम बनाने में अतिरिक्त यह विकास करता है। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस है ए में है संघर्ष, बी में है सामाजिकरण, सी में है मूल्य द्वंद्व और उसके बाद है डी में है दुश्चिंता। तो देखिए प्रश्न क्या था, दोबारा समझते हैं इसको। एक प्रभावी शिक्षक अपने अधिगमकर्ताओं को सामूहिक क्रियाओं में सम्मिलित करता है। कौन सी क्रियाओं में सम्मिलित कर रहा है? सामूहिक क्रियाओं में। अब सामूहिक क्रियाएं होंगी तो सभी क्या सीखेंगे, मतलब एक समाज का निर्माण हो जाएगा, सभी तरह के बच्चे उसमें शामिल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इससे सीखना सुगम बनाने के अतिरिक्त यह विकास करता है। किसका विकास करेगा? समाज। जब सब बहुत सारे जगह से आकर बच्चे इकट्ठे होंगे तो किसका निर्माण करेंगे? सामाजिकरण। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। अब चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना लक्ष्य तक पहुंचने के उपायों को निश्चित करता है। यह अधिगम की जिस श्रेणी में आता है, तो देखिए किस श्रेणी में आएगा वो। ऑप्शन है अपने पास अधिगम प्रक्रिया, उसके बाद अधिगम की विशेषताएं, उसके बाद अधिगम के सिद्धांत, उसके बाद है अधिगम के नियम। तो यहाँ देखिए, जो शिक्षा मनोविज्ञान में जो सीखना है, सीखना क्या है? लक्ष्य तक पहुँचने के उपायों को निश्चित करता है। कि एक बार शिक्षा मनोविज्ञान अपन पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, जो सीखना है, सीखना जो होता है किसको? अधिगम। अधिगम का अर्थ ही क्या है? सीखना। लक्ष्य तक पहुंचने के उपायों को निश्चित करता है। जब हम धीरे धीरे सीखते जाएंगे तो धीरे धीरे अपने लक्ष्य तक पहुंचने की क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। ठीक है, पहुंचने के उपायों को निश्चित करता है, हम पहुंच जाएंगे अपने लक्ष्य तक। तो ये क्या है? एक अधिगम प्रक्रिया है, अधिगम की विशेषता है, अधिगम के सिद्धांत है, अधिगम के नियम। तो ये कहलाते हैं अधिगम की विशेषता। अगर हम सीखेंगे तो अपने लक्ष्य तक क्या हो जाएंगे? आसानी से पहुँच जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, निर्देशन अधिगमकर्ता के मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में सहायक है क्योंकि। जो निर्देशन है वो अधिगमकर्ता के मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में सहायक है। क्यों सहायक है? तो ऑप्शन देखिए, यह अधिगमकर्ता के केवल दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। आगे देखिए, यह अधिगमकर्ता के केवल बाद वाले आगामी व्यवहार को सुधारता है। आगे देखिए, यह अधिगमकर्ता के आगामी व्यवहार तथा दृष्टिकोण को अच्छी सहायता प्रदान करता है और उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि निर्देशन अधिगमकर्ता के मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में सहायक है क्योंकि यह अधिगमकर्ता के आगामी व्यवहार एवं तथा दृष्टिकोण को अच्छी सहायता प्रदान करता है। ये इसका क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है। मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया देखिए
सामाजिकरण, भाषा विकास, व्यक्तिक मूल, सामाजिक परिपक्वता। तो परिपक्वता, इसका देखिए इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा कि मानव कल्याण के लिए एक व्यक्ति परस्पर निर्भर होकर और क्या करना सीखता है, व्यवहार करना सीखता है। तो ये हो जाएगी सामाजिकरण की क्रिया। क्या हो जाएगी, सामाजिकरण की क्रिया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से संप्रेषण का मुख्य कार्य नहीं है। अब हमें बताना है कि इनमें से संप्रेषण का मुख्य कार्य कौन सा नहीं है, बाकी 3 कार्य हैं, एक नहीं है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर, सूचना प्रदान करना, संदेश प्रदान करना, उसके बाद परस्पर विश्वास जागृत करना, उसके बाद अगला है परस्पर आमना सामना करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा कि जो निम्न में से संप्रेषण का मुख्य कार्य नहीं है। सूचना प्रदान करना संप्रेषण का कार्य होता है, संदेश प्रदान करना भी, और परस्पर आमना सामना करना भी किसका कार्य होता है, संप्रेषण का। लेकिन परस्पर विश्वास जागृत करना इसका कार्य नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से संप्रेषण प्रक्रिया का मुख्य भाग नहीं है। अब हमें मुख्य भाग बताना है कि इनमें से इसका संप्रेषण प्रक्रिया का मुख्य भाग कौन सा नहीं है। तो देखिए, संदेश भेजना, संदेश बनाना, संदेश जांचना, संदेश लिखना। तो संप्रेषण प्रक्रिया का जो मुख्य कार्य नहीं है, संदेश भेजना तो उसका मुख्य कार्य है, संदेश बनाना भी मुख्य कार्य है, और संदेश लिखना भी मुख्य कार्य है। लेकिन संदेश को जांचना इसका मुख्य कार्य नहीं है, किसका, संप्रेषण प्रक्रिया का। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अधिगम जिसके बिना संभव नहीं है। अब हमें बताना है वह है, तो अधिगम जो सीखना एक प्रक्रिया है वह किसके बिना संभव नहीं है। तो देखिए यहाँ पर प्रेरणा, शिक्षक, पाठ्य पुस्तक और निर्देशन। तो सीखना जिसके बिना संभव नहीं है वो क्या है, जब तक व्यक्ति प्रेरित नहीं होगा, प्रेरणा नहीं होगी उसके अंदर, तब तक वह नहीं पढ़ सकता है। चाहे उसको आप शिक्षक के पास बिठा दिए पाठ्य पुस्तक के पढ़ने, या आप उसको निर्देश करते रहिए, जब तक उसके अंदर प्रेरणा नहीं होगी, अभिप्रेरणा नहीं होगी, वह नहीं पढ़ सकता। अब चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं है, नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या दिया गया है, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया गया है, और उस सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता निहितार्थ। ठीक है, ये प्रश्न है। तो देखिए ऑप्शन है, बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, ब में है व्यक्तिक भेदों की स्वीकृति, उसके बाद स पे है खोजपूर्ण अधिगम, और द पे है शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो अपने पास कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर। कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर, यानी कि द ऑप्शन, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता जो है उसको पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है। बाकी बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, व्यक्तिक भेदों की स्वीकृति और खोजपूर्ण अधिगम, ये सारी चीज़ें पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में मिल जाएंगी आपको देखने के लिए। अब चलते हैं, अगला प्रश्न है 10वां। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय खालिस्तान को जाता है। बच्चे जो हैं वो दुनिया के बारे में अपनी खुद की समझ बना लेते हैं। तो ये बात किसने कही है, स्किनर महोदय ने, पियाजे ने, पावलोव ने, या कोहलबर्ग महोदय ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अपने पास आ जाएगा नंबर 2, पियाजे महोदय। पियाजे महोदय ने यह बताया है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है, प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ है, अभ्यास है, प्रेरणा है, लक्ष्य है, या वाद विवाद है। तो यहाँ जो बात की जाती है वो किसकी की जाती है, अभ्यास की। आप बार बार अभ्यास करोगे तो प्रयास का मतलब अभ्यास ही है, और त्रुटि भी होगी, और फिर आप सीख जाओगे लास्ट में, जब त्रुटि को ठीक करना सीख जाओगे। आगे चलते हैं, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। जो डिसलेक्सिया है एक बीमारी है, किससे संबंधित है, मानसिक अक्षमता से, लेखन अक्षमता से, या पढ़ने की अक्षमता से, या शारीरिक अक्षमता से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पढ़ने की अक्षमता से। जो डिसलेक्सिया होती है वो एक प्रकार का विकार है, पढ़ने संबंधित विकार। ठीक है, आगे चलते हैं, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है। सीखने का यह सिद्धांत संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, संज्ञानवादी, विकासवादी, व्यवहारवादी, रचनावादी। तो ये सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से अवलोकनीय व्यवहार, यानी कि दूसरे को देखकर सीखा जाता है। ठीक है, दूसरे को देखकर सीखेंगे तो हम उसके व्यवहार को देख कर सीख रहे हैं कि, तो कौन सा हो जाएगा, व्यवहारवादी सिद्धांत यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
अब चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, इमली अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना चाहती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह खालिस्तान की ओर संकेत करता है। तो किसकी ओर संकेत करता है? ऑप्शन में देखिए, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, उसके बाद है आकलन के लिए सीखना, और डे में है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीखने का आकलन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को स्टार्ट करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन में देखेंगे, छात्रों को दंडित करना चाहिए, चुटकुले सुनाने चाहिए, अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए, या आराम करना चाहिए। तो देखो, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मतलब जब एक अध्यापक पढ़ाना स्टार्ट करे तो उसके सबसे पहले देखो छात्रों को दंडित करना चाहिए, ये तो गलत बात है। चुटकुले सुनाने चाहिए, इससे माहौल बिगड़ जाएगा। अब शिक्षक आराम करेगा तो बच्चे उसको सुनेंगे नहीं। तो क्या रहा? अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्न में से किस घटक पर बल देता है? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, तो देखिए, पाठ संशोधन, प्रकृति, पोषण और अनुकूलन। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो बल देता है वो किस घटक पर देगा? पोषण के घटक पर। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा सीखना स्थायी होता है? तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी बात है जिससे जो सीखना है वो स्थायी हो जाएगा। तो देखिए, रटकर, सुनकर, समझकर और देखकर। अब रटकर भी नहीं होगा, सुनकर भी नहीं होता और देखकर भी नहीं होता। क्या होता है? समझकर। समझकर पढ़ना, सीखना क्या होता है? हमेशा स्थायी होता है। आगे देखिए, विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रवर्तक हैं। अब हमें बताना है कि विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रवर्तक कौन हैं। तो यहाँ पर देखिए, जीन पियाजे, थॉर्नडाइक, विलियम जेम्स और गाल्टन। तो अपने पास इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा जीन पियाजे। जीन पियाजे इसका राइट आंसर हो जाएगा। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रवर्तक कौन हैं? जीन पियाजे महोदय। आगे चलते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में स्कीमा शब्द को प्रस्तुत किया। तो स्कीमा शब्द को प्रस्तुत किसने किया था? ब्रूनर, पियाजे, जड़ और रूसो। तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा? पियाजे ने। शिक्षा के क्षेत्र में स्कीमा शब्द को किसने प्रस्तुत किया था? तो वो किया था पियाजे महोदय ने। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा गुण सृजनात्मक विचारक में नहीं पाया जाता है? तो हमें बताना है कि जो एक सृजनात्मक व्यक्ति होता है उसमें इनमें से कौन सा गुण नहीं पाया जाता है। तो देखिए, अपने ऑप्शंस में है बुद्धि, स्वतंत्रता, नवीनता में रुचि और निरोध का अधिक प्रयोग। तो यहाँ पर जो अपने पास राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निरोध का अधिक प्रयोग इसमें नहीं पाया जाता है। बुद्धि होती है, स्वतंत्रता होती है, नवीनता में रुचि, ये सभी सृजनात्मक विचारक में पाए जाते हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व संरचना इदम अहम एवं पराहम किसने विकसित किया? तो ये हमें बताना है कि ये तीनों चीज़ें किसने विकसित की थी अपने सिद्धांत के अंदर। तो देखिए, यहाँ पर आइजेंक, आलपोर्ट, युंग और फ्रायड। तो इसका जो सिद्धांत दिया था तो ये था फ्रायड महोदय ने। इदम अहम और पराहम वाले ये किसने दिए थे? फ्रायड महोदय ने। अभिवृत्ति की सामाजिक मापनी को किसने विकसित किया था? तो अभिवृत्ति की जो सामाजिक मापनी है इसको किसने विकसित किया था? लिकर्ट, बोगार्ट्स, गटमैन या थर्स्टन। तो अपने पास इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोगार्ट्स। बोगार्ट्स ने सामाजिक मापनी को विकसित किया था। आगे देखिए, निम्न में से भग्नाशा का कौन सा कारण नहीं है? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा है जो भग्नाशा का कारण नहीं है। तो देखिए, विरोधी उद्देश्य, विरोधी इच्छाएं, सफलता और नैतिक आदर्श। अगर व्यक्ति को सफलता मिल जाएगी तो फिर भग्नाशा रहेगी नहीं, तो ये कारण तो है नहीं। ठीक है, तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन अधिगम की प्रकृति को सही प्रकार से निर्देशित करता है? अधिगम की प्रकृति को सही प्रकार से निर्देशित करता है। तो ऑप्शन देखिए, अधिगम एक प्रक्रिया है, अधिगम एक उत्पाद है, अधिगम प्रक्रिया व उत्पाद दोनों है, अधिगम कभी उत्पाद कभी प्रक्रिया होता है। तो यहाँ पर जो अधिगम की प्रकृति को सही प्रकार से निर्देशित करता है वो कौन है? कि अधिगम क्या है? अधिगम एक प्रक्रिया व उत्पाद दोनों है। आगे चलते हैं आज के अंतिम सवाल की तरफ। तो देखिए, निम्न में से कौन सी तकनीक व्यक्ति के संवेगों को नियंत्रित करने में सहायक नहीं है? अब इनमें से हमें बताना है कि व्यक्ति के संवेगों को नियंत्रित करने में सहायक नहीं है। कौन सी तकनीक है वो? तो देखिए, दमन, प्रतिस्थापना,
प्रतिगमन या पृथक्करण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपने पास दमन। दमन एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के संभोगों को नियंत्रित करने में सहायक नहीं है। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। अगर आपको अच्छे लगे तो हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।